Hello everybody, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel and welcome। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 month CA फाइनल ऑडिट स्ट्रेटेजी। इनफैक्ट मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी की डिस्कशन नहीं करूंगी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच अब आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी बिकॉज एज वी नो कि फाइनल का जो सिलेबस है, स्पेशली अगर मैं ऑडिट की बात करूँ, बहुत वास्ट है। सिंस इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हर एक चीज़ आपको लर्न करनी पड़ती है, बार बार रिकॉल करनी पड़ती है, तो ये सब्जेक्ट टाइम डिमांड करता है एंड दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, कोई क्लासेस आपने नहीं देखी है या खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू नहीं किया है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट। इसके बाद अगर आप कुछ भी शुरू करोगे तो ट्रस्ट मी आपके ऊपर सिर्फ एक प्रेशर बिल्डअप होता चला जाएगा, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 3 महीने के अंदर आप मल्टीपल टाइम, इनफैक्ट मेरा यहाँ पे मेन फोकस होगा 3 महीने के अंदर आप 3 बार रिवीजन कैसे कर सकते हो। ठीक है, एंड नीडलेस टू से यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70+ मार्क्स लेकर आना अपना टारगेट है और ये 70+ मार्क्स ऐसा कुछ एनोमली आपको नहीं लगना चाहिए, है ना। मैं एनोमली इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के ऑडिट में 40 नंबर भी नहीं आ पाते हैं, सो इट हैज़ टू बी यूजुअल। तो ऑन एन एवरेज इतना आपका टारगेट सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 70+ का टारगेट रखोगे तो कहीं आप 60-65 के आसपास पहुंच पाओगे, राइट। डेफिनेटली इसके आगे आप कितने भी मार्क्स ले सकते हो, वो सब कुछ आगे आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बोलने वाली हूँ वो बहुत ही इन एंड आउट मैंने सब्जेक्ट को पढ़ा है और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद कराए भी हैं, आपने देखे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद करे भी हैं। तो हर एक चीज़ का एनालिसिस करने के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू कि सही अप्रोच क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, राइट। तो सबसे पहले जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हम कभी भी ना इस सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे, सिलेबस अपना काफ़ी सारा है, चैप्टर 19 है, लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं और कंटेंट भी बहुत सारा है। आप कभी भी इस सब्जेक्ट को एक साथ नहीं उठाओगे, मतलब पूरा सिलेबस आप एटलीस्ट जब आप पहली बार रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो, एक साथ आपको पिकअप नहीं करना है। आपको हमेशा एक अप्रोच फॉलो करना है जिसको हम कहते हैं डिवाइडेड रूल। दैट मीन्स आपको अपने सिलेबस को ना 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, और जब आप अपने सिलेबस को 4 हिस्सों में बांट दोगे, और ये 4 हिस्से आपको बनाने कैसे हैं, सबसे पहले अपना पार्ट नंबर ए होगा। यहाँ पे जो पहले 11 चैप्टर आपके सिलेबस के, उनके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। और ये पहले 11 चैप्टर सिलेबस के हैं कौन से, जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स कवर है आपके सिलेबस के। एंड जो पार्ट बी होगा बेटा, इधर हम फोकस करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। एंड पार्ट ए और पार्ट बी अगर आप मिला दोगे ना, आप मान के चलना अराउंड 60-65% ऑफ योर सिलेबस डन हो जाएगा। मतलब उसके बाद जितना भी पोर्शन आपका बचा, वो थोड़ा बहुत अब रिमेनिंग पोर्शन आपका बचा, मतलब अराउंड 40% सिलेबस अभी आपका पीछे रह गया। सो मतलब अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी के ऊपर फोकस किया सबसे पहले, जो आपको करना चाहिए, ठीक है, देन आपका जो आने वाला सफ़र है इस सब्जेक्ट के साथ, दैट विल बिकम ईजी। लेकिन जब मैं पार्ट ए की भी बात कर रही हूँ ना, कि आपको पहले 11 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, जिसके अंदर हमारे एसेज हैं, एसआरईज हैं, एसआरएस हैं, देयर आर एसईज हैं, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें से भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आप पिकअप नहीं करोगे, जैसे कि एसे नंबर 200, 210, 230, 200, 210, 230, 315, 330, 320, 500, 520, 530, 550। ये मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, यहाँ से आपको बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि ये सारे स्टैंडर्ड आपको सीए इंटर में इन डेप्थ पढ़ने हैं। अगर मैंने इसमें से कोई फाइनल में क्वेश्चन पूछा तो फिर मैं वो जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट वाला पार्ट होता है, उसमें से कोई केस स्टडी बना के मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो हम इसको करेंगे कवर, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको ये करने नहीं है, आप इसको लास्ट में कवर करना। और इनको कवर करने का आपका अप्रोच अलग होना चाहिए। यहाँ पे आप हर एक चीज़ नहीं याद करने के लिए बैठोगे कि यार आपने स्कोप भी याद कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी आपने याद कर लिया, एग्जाम्पल्स आ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे, वो भी आप याद कर रहे हो, नहीं। इन सारे स्टैंडर्ड को याद करने का अप्रोच कैसा रहेगा, जो भी इन स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन होता है ना, अपने को वो फोकस करना है क्वेश्चन बैंक के साथ, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट, राइट। आई एम लिटरली टेलिंग यू, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर, तो कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस ही हैं इन स्टैंडर्ड्स के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब अगर मैं इन स्टैंडर्ड को एलिमिनेट कर दूं, और ये ऐसे नंबर 600 इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इसको इस वजह से लिखा हुआ है बिकॉज आपके सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 13 है, विच इज ऑडिट ऑफ सीएफएस, हम इसको ना उसके साथ कंप्लीट करेंगे। सीएफएस मतलब ग्रुप ऑडिट का जो चैप्टर है, यू हैव टू ऑलवेज कवर एसए 600 देयर विद ग्रुप ऑडिट। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट ये सारी जो बाकी के स्टैंडर्ड है, इनको पढ़ने का आपका अप्रोच विल बी डिफरेंट, चलेगा आपको। एंड अब आ जाते हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स है, इसको आपको कैसे पढ़ना है। 3 हिस्सों में
इस चैप्टर को आप डिवाइड करोगे। सबसे पहले आपके सेक्शंस हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन नंबर 2, क्लोज नंबर 4, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 21। देयर आर सर्टेन सेक्शंस जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो क्लियर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप फोकस करो। शेड्यूल वाला तो सारा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप गाइडलाइंस पढ़ोगे या एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन भी पढ़ोगे तो वहां पे आपको साथ में क्वेश्चन बैंक पिकअप करना है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स एक ऐसा आप कह सकते हो चैप्टर है जिसके अंदर खाली कंसेप्ट पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उसका एप्लीकेशन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन उनके ऊपर कैसे पूछे जा रहे हैं, राइट। सो अगर आप ये 2 पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, एज आई टोल्ड यू, अराउंड 60 to 65% ऑफ योर सिलेबस विल बी डन। और ये 2 पार्ट कंप्लीट करने के बाद, इनफैक्ट जैसे आप पार्ट नंबर ए कंप्लीट करोगे, पार्ट नंबर बी के ऊपर बढ़ने से पहले आपको इसका रिवीजन करना है कंप्लीट। आप हो सके तो एक टेस्ट भी आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड का जो टेस्ट है, जैसे कि मैंने भी रिलीज किए हुए कि जितने भी स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर हैं उनका एक टेस्ट आप दे देख सकते हो, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस आई एम डन विद द स्टैंडर्ड का चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर फोकस करो। फिर आ जाते बेटा जो पार्ट नंबर सी है, इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके सिलेबस के जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। मतलब क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, बट ये चैप्टर्स कौन से हैं अदर देन दी स्टैंडर्ड्स? इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? जैसे कि ग्रुप ऑडिट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। अच्छी बात यह है कि चैप्टर छोटा भी है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप ऑडिट कंसोलिडेशन कैसे होता है। आपको हमेशा इस चैप्टर को ऐसे नंबर 600 के साथ पढ़ना है। अगर आप खाली ग्रुप ऑडिट पढ़ोगे, आप ऐसे 600 नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन बनेगा और आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन, ओके। इसके साथ साथ एनबीएफसी की मैं बात करती हूँ। चैप्टर नंबर 14 के अंदर 2 यूनिट है, एक बैंक ऑडिट है, दूसरा एनबीएफसी है। अपने जो मेन फोकस होगा वो एनबीएफसी के ऊपर होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा नहीं कि बैंक ऑडिट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट बैंक ऑडिट का कंटेंट काफी सारा है, दैट विल टेक लोड्स ऑफ योर टाइम, और क्वेश्चन आएगा एक। सो अपने को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, राइट। तो हमारा यहाँ पे पार्ट सी के अंदर अभी जो मेन फोकस होगा वो एनबीएफसी के ऊपर होगा। एंड लेट मी टेल यू कि एनबीएफसी को पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। एनबीएफसी का बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जहां से सिर्फ एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं, राइट। जैसे कि क्लासिफिकेशन वगैरह वाला जितना भी पार्ट है, वो स्केल बेस्ड रेगुलेशन वगैरह, प्रोविजनिंग का पार्ट हो गया, एनपी क्लासिफिकेशन, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स। वो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला भी जो डिस्कशन है ना, वो सब कुछ ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पार्ट है। तो आप एनबीएफसी को कभी रटने की कोशिश नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू। हाँ, जो बाद में वो जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है वो सब आप लर्न कर सकते हो, जो हम बाद में पढ़ते हैं, राइट। तो वो पैरा 3, 4, 5 वाली जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो सब कुछ आप लर्निंग के ऊपर लेके जा सकते हो। लर्निंग एज इन अंडरस्टैंडिंग तो वो भी लेनी पड़ेगी, बट जो ऊपर वाला पार्ट है ना सारा, वो स्केल बेस्ड रेगुलेशन एंड एवरीथिंग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट। बहुत ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। बच्चों को एनबीएफसी नहीं आता है समझ में, सो प्लीज स्पेंड एज मच एज टाइम पॉसिबल ऑन दिस टॉपिक विच इज एनबीएफसी, बिकॉज यहाँ से ना आपको काफी सारे एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर आप फोकस करोगे दैट इज इंटरनल ऑडिट। अगर मैं इंटरनल ऑडिट की बात करूं तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वाला पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एप्लीकेबिलिटी वाला जो पोर्शन है वहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मैं आपसे चाहूंगी कि जब आप इंटरनल ऑडिट पढ़ो ना, अब साथ में एक बार क्वेश्चन बैंक पिकअप कर लेना और उन सारे टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं पीएसयू ऑडिट की बात करूं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं। अगेन आई वुड रिकमेंड यू कि जब भी पीएसयू ऑडिट भी आप पढ़ो ना, तो आप ना साथ में क्वेश्चन बैंक पिकअप करना, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कौन से टॉपिक के ऊपर अपने को फोकस करना है। इसके बाद ईएसजी, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जहां तक मुझे समझ में आया है, इनिशियली जब ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था तो काफ़ी सारे बच्चे इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट इफ़ यू हैव सीन अ पैटर्न, अभी क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट, एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया ईएसजी ऑडिट का। मतलब चाहे आप कोई एमटीपी उठा के देख लो, चाहे आप कोई सजेस्टेड आंसर उठा के देख लो, ये टॉपिक पक्का है ईएसजी का। तो यहाँ से आप मान के चलो एक क्वेश्चन या तो 4 नंबर में आता है तो 5 नंबर में आता है। और अच्छी बात क्या है ईएसजी की, अभी तक जो आप एक एनालिसिस करते आ रहे हो कि कुछ सेलेक्टेड ही टॉपिक से जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बीआरएसआर की वो जो अपने 9 प्रिंसिपल है वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी टू हाई, मतलब उनको तो आप बिल्कुल ऐसे घोट लो, चाहे आपको लिखना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। सो अपना मेन फोकस यस हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट लर्निंग के लिए अब आप क्या कर सकते हो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको निमोनिक्स सही लगता है तो जैसे कई जगह पे मैंने निमोनिक्स भी दिए हैं, आप उन निमोनिक्स का यूज कर सकते हो। अदरवाइज निमोनिक की बजाय ज्यादा बेटर पता है क्या है, आप लिख के देखोगे तो सही रहेगा। जैसे कि कोई भी प्रिंसिपल आपने उठाया, उसका जो एलिमेंट लिखा हुआ है
क्योंकि हर एक प्रिंसिपल के एलिमेंट्स है कि वो प्रिंसिपल किस चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो हर एक एलिमेंट को, हर एक पॉइंट को एक नाम दे दो आप, देन इट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिकॉल, चलेगा आपको। इसके अलावा कुछ और पोर्शन है, जैसे कि ESG का जो कंसेप्ट है वहां से क्वेश्चन आते हैं, इस बार आया भी था सोशल के ऊपर, एंड 6 Cs ये एक ऐसा टॉपिक है। मतलब अच्छी बात ये है ESG में BRSR एश्योरेंस एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो अच्छी बात ये है कि अपने को सेलेक्टिव टॉपिक के ऊपर फोकस करना, और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो 100% आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। इसके अलावा बेटा जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे ना, पार्ट सी ऑलमोस्ट आपका 20 to 25% ऑफ सिलेबस ले लेगा। मतलब अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मान के चलना 80 to 85% ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीट, राइट। इसके अलावा जो पार्ट डी है, जो जितने भी स्टैंडर्ड आपके बच गए, मतलब जो ये वाले स्टैंडर्ड है आप इनको पिकअप करना। उसके बाद चैप्टर 17 आप पिकअप करोगे। चैप्टर 17 में से क्वेश्चन कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, ऐसा है। सो अपने को कभी भी चॉइस करनी पड़ेगी। अगर आपने को चॉइस करनी पड़ी तो मैं वैसे फोकस कभी इस चीज के ऊपर नहीं देती कि आप चीजें छोड़ के जाओ, बट नेवरदलेस कि अगर हमारा नहीं हो पा रहा है तो आप इसको चॉइस में रखेंगे, इसको और बैंक ऑडिट में। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, और अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है जैसे कि आप ड्यू डिलीजेंस पकड़ोगे, एक क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ही है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उधर इंपॉर्टेंट है, तो मतलब वो छोटा है। फोरेंसिक अकाउंटिंग छोटा है, तो वो आप पकड़ो, उसको दोनों को आप करके जाओ अच्छे से। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सेलेक्टिव टॉपिक करके जाओ कि क्वेश्चंस कहाँ से मेजोरिटी क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपको इन सारे चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट चैनल पे जो अगली वीडियो आएगी ना, वो वही होगी कि कैसे आप इन सारे चैप्टर्स को अप्रोच कर सकते हो, कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 12 की बात करूं, बेटा चैप्टर नंबर 12 एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ना ज्यादातर समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है बच्चों को, अगर वो समझ भी लेते, जब मैं टेस्ट सीरीज चेक करती हूँ ना, तो उसमें उनको लिखना नहीं आता। आई डोंट नो, लाइक शायद इसकी लैंग्वेज ऐसी है, आप IT के वर्ड्स के साथ फेमिलियर नहीं हो, तो इसको ना आप पीछे रख दो, मतलब इसको भी आप वहां पे रखो लास्ट कैटेगरी के अंदर। एंड इसके बाद बैंक ऑडिट के ऊपर अपने को फोकस करना है। यस, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बट क्योंकि लेंथी चैप्टर है, यहाँ पे आपको बहुत समझ के पढ़ाई करनी है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि मेरी जो अगली वीडियो होगी या इससे अगली से अगली, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स में जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो मैं कभी किसी भी सिलेक्टिव स्टडी के फेवर में नहीं हूँ, आई डू नॉट सपोर्ट दैट, बिकॉज अगर आप मेरी कोई भी बुक भी देखोगे ना, तो मैंने कोई कंटेंट को कभी कट शॉर्ट किया ही नहीं है, बिकॉज आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्वेश्चन पेपर कभी इतना मुश्किल आता ही नहीं है, वो बुक से आता है बट हम कम पढ़ के जाते हैं। तो आप चीज़ों को कट शॉर्ट मत करो, बट एक सही सिस्टमेटिक वे से पढ़ने की कोशिश करो, और यही इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका है। हमेशा कोशिश अपनी यही होनी चाहिए कि मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, बट अगर 100% नहीं हो पा रहा तो 85% तो मैं बहुत अच्छे से करूंगा, और जो रिमेनिंग है 15% उसमें मैं इस तरीके से करूंगा कि चलो 100% ना सही तो उसमें से भी मैं 10% तक तो एक्स्ट्रा करके ही जाऊं, ठीक है। तो 10% या 15%, तो अपना जो अप्रोच है वो इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर आपको ये बताऊं बेटा, ये सब तो क्या हो गया अपना कि एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि मुझे इस सब्जेक्ट को टेकअप कैसे करना है। इसके बाद अगर मैं टाइम एलोकेशन की बात करूं, अगेन ये एक एस्टिमेटेड टाइम है, आप अपने हिसाब से इसको अमेंड करेंगे, बिकॉज हर एक बच्चे के पास टाइम कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी की तैयारी कम होती है, किसी ने क्लासेस भी नहीं ली होती है, कोई फास्ट ट्रैक बैच ही देख रहा है। सो जैसा भी आपका स्टेज है उस हिसाब से आप अपना टाइम एलोकेट करोगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो पहला मंथ है आपको ना कैटेगरी 1 और B के ऊपर, मतलब जो पहला प्रोफेशनल एथिक्स और 11 चैप्टर आपके सिलेबस के वो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वाले, मतलब इनके ऊपर तुम अपनी कमांड हासिल कर लो। ये इतना तुमने कर लिया ना, इस सब्जेक्ट के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। और जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला कि अपना जो अगर पॉसिबल है जो स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है उनके क्वेश्चंस का टेस्ट लेके देखो, समझ में आ रहा है। सो फोकस ऑन दीज चैप्टर। सेकंड मंथ के जो पहले 10 से 15 दिन होंगे पार्ट सी के ऊपर फोकस करो, फिर पार्ट डी के ऊपर फोकस करो। एंड जब भी आप ये पार्ट कर रहे हो ना, जस्ट फॉलो द कम्युलेटिव रिवीजन। कम्युलेटिव रिवीजन आप करो बेटा। कम्युलेटिव रिवीजन जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट 1 खत्म हुआ, पूरा कर लिया, और उसके अंदर भी कम्युलेटिव रिवीजन, जैसे कि चैप्टर 1 आपने खत्म किया जिसके अंदर 2 स्टैंडर्ड है, SQC1 और SC नंबर 220, उसको आपने एक बार SQC1 पढ़ा, रिवाइज किया, 220 पढ़ा, रिवाइज किया, इकट्ठा रिवाइज किया। रिवीजन से कभी मत डरो।
अगर आप रिवीजन से डरोगे ना कि एक बार हो गया चलो मेरे मन को सेटिस्फेक्शन मिल गई, कभी भी रिकॉल नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट को, मत डरो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्टडी का अप्रोच बोलूँ तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट रिवीजन में अपना स्टडी का अप्रोच कैसे रहना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन में अपना जो स्टडी का रिवीजन है, कम्युलेटिव रिवीजन आपको फॉलो करनी है। ट्राई करो कि पहली रिवीजन मुझे 30 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है, पार्ट ए और पार्ट बी की। 2 से 3 घंटे अगर आप हर रोज इस सब्जेक्ट को डेडिकेटली दोगे, मोर देन सफिशिएंट है, बट रोज देने हैं, कंसिस्टेंसी मैटर्स। एंड अगर मैं बोलूँ बेटा क्वेश्चंस आपको नहीं स्किप करने हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड देखोगे आपका अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे समझना है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस आप करके देखो अगर आपको सब्जेक्ट लिखने में इशू आता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि हर एक चैप्टर से, हर एक स्टैंडर्ड से 2 क्वेश्चन तो आप लिख के ही देखो। मैं जानती हूँ थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है ये, बट ज़्यादा अगर एफर्ट डालोगे तो फिर वो आउटकम भी आएगी आपको, राइट। और अगर मैं सेकंड रिवीजन की बात करूं जो नवंबर के आसपास आपका शुरू होगा, यहाँ पे आप ना जितने भी टफ चैप्टर आपको लगते हैं वहां से आप शुरू करोगे, राइट। एंड ज़्यादा टाइम एलोकेट करो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है जिन चैप्टर्स के ऊपर। जैसे आपको एनबीएफसी आज तक कभी समझ में नहीं आया यार, एनबीएफसी के ऊपर टाइम लगाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द चैप्टर्स जहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मैंने कई बच्चे देखे जब भी पढ़ने बैठते हैं ना हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स से शुरू करते हैं। तुम्हें आता है ना प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है तुम टाइम दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वही है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, है ना। ऑल्सो आई वुड से कि एटलीस्ट इस स्टेज के ऊपर आपको एक फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो आप कोई पे टेस्ट ले सकते हो या पे एमटीपी जो आईसीआई रिलीज करते हैं आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कंप्लीट करो अपना सिलेबस 2 वीक में, और उसके बाद जो आपका थर्ड रिवीजन रहेगा वो एग्जाम से इमीडिएटली पहले होगा। और थर्ड रिवीजन में अपना अप्रोच सिंपल है, आपको ना इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए सब्जेक्ट की कि आप देख रहे हो और आपको रिकॉल हो रहा है, देख रहे हो आप रिकॉल हो रहा है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस आपको रिकॉल हो रहा है। 100% तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हर बार ही रिकॉल होगा, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस है वो मेजोरिटी के ऊपर है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे, आप इसको फॉलो करके देखना। और मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी, प्लीज स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस सब्जेक्ट डिजर्व्स रिस्पेक्ट। कल आप जब सीए बन जाओगे यही सब्जेक्ट आपका ब्रेड एंड बटर होने वाला है, और अनफॉर्चुनेटली सीए फाइनल में तो स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट को ज़्यादातर बच्चे इज्जत नहीं देते हैं। ग्रुप 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो बट आपको ये बोरिंग लगता है। यहाँ पे आपको सब शॉर्ट के अंदर चाहिए, नोट्स भी शॉर्ट्स चाहिए, हर एक चीज़ शॉर्ट चाहिए, तो मार्क्स भी आपके फिर कम ही आते हैं। सो डोंट डू दैट, यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट, so start utilizing that time. Thank you so much, have a great day, and yes, bye bye.